जैसलमेर का आसमान इन दिनों वायुसेना के शौर्य पराक्रम की गवाही दे रहा है। शनिवार को यहां पर वायुसेना के वायु शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत होनी है। उससे पहले कल एयरफोर्स के हवाई योद्धाओं ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में अनंत आकाश में वायुसेना ने अपनी ताकत का परचम भी लहरा दिया। पलक झपकते ही वायुसेना के राफेल ने दुश्मन के ठिकाने निस्तनाबूद कर दिए। अपाचे हेलीकॉप्टर ने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमला किया। चिनूक ने दुश्मन को चकमा देते हुए अपना मिशन पूरा किया और रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की मिसाइलों ने टारगेट का पीछा करके उसे तबाह कर दिया। ये असल युद्ध तो नहीं, लेकिन इस युद्धाभ्यास में वायुसेना ने साबित कर दिया कि वो दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए तैयार है। बुधवार को जैसलमेर का पोखरण रेंज बम धमाकों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट की दहाड़ से गूंजता रहा। शनिवार से यहां वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की शुरुआत होनी है। उससे पहले बुधवार को पोखरण फायरिंग रेंज के चांदन में युद्धाभ्यास का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में वायुसेना ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रमाण दिया। इस रिहर्सल की शुरुआत वायुसेना के राफेल फाइटर जेट ने की। करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए राफेल ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। दुश्मनों की मिसाइलों से बचने के लिए राफेल ने आसमान में फ्लेयर्स भी फायर किए। फाइटर जेट्स के बाद बारी थी हेलीकॉप्टर्स की। सेना के 2 अपाचे हेलीकॉप्टर गरजते हुए आसमान में पहुंचे। अपने दोनों टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के बाद ये हेलीकॉप्टर चंद पलों में ही नजरों से ओझल हो गए। अपाचे ने हमला करने में अपनी काबिलियत दिखाई तो Mi-17 विमान ने जंग के मैदान में जवानों को पहुंचाने में अपना हुनर दिखाया। इस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सेना के गरुड़ कमांडो सवार थे। इन कमांडो ने हेलीकॉप्टर से सीधा एक इमारत पर लैंडिंग की। इस लैंडिंग ने साबित कर दिया कि दुश्मन ने अगर किसी रिहायशी इलाके में भी पनाह ले रखी हो तो ये जाबाज उसे सबक सिखाने आसमान के रास्ते से भी आ सकते हैं। जंग में भारी हथियार पहुंचाना हो या सेना की बड़ी टुकड़ी को, इस काम में आसमान के बाहुबली C-130J हरक्यूलिस का कोई जवाब नहीं। पोखरण फायरिंग रेंज में बनी एक अस्थायी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके हरक्यूलिस ने जता दिया कि आपात स्थिति में भी विशाल विमान छोटे रनवे पर भी कमाल दिखा सकता है। आकार में बड़ा और वजन में भारी होने के बावजूद ये विमान आसमान में तीखे मोड़ ले सकता है। भारी हथियारों और जवानों को जंग के मैदान में पहुंचाने में चिनूक हेलीकॉप्टर को भी महारत हासिल है। यह हेलीकॉप्टर पोखरण रेंज में M777 होवित्जर तोप लेकर पहुंचे। यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों की मिसाइलों से बचने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हिंद के इन वायुवीरों की ताकत दिन की रोशनी की मोहताज नहीं। आसमान के ये योद्धा रात के अंधेरे में भी दुश्मन को मात देने का दम रखते हैं। अगर दुश्मन के विमान या मिसाइल हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल होते हैं तो वायुसेना की ये मिसाइलें उन्हें हवा में ही तबाह कर देंगी। इस अभ्यास में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन भी किया गया। इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है हमारी इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में। जाने वाले टाइम में बहुत दोनों कितना सक्षम कितना, जैसे मैं कहूँगा ये जो आज का एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2024, ये हमारी क्षमताओं का ही एक ताकत का एक प्रदर्शन है। और जैसे मैंने कहा एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की जो हमारी एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को दिखाया जाएगा। जो यहाँ पे वेपन डिलीवरी होगी वो हमारी प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन है और हमारे वायुसेना की ताकत को हर तरीके से अच्छे से उभार के जैसे मैंने कहा ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा जो ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता का सिक्का जमाएगा।
इस रिहर्सल के लिए पोखरण फायरिंग रेंज में दुश्मन के 18 ठिकानों को टारगेट बनाया गया। वायुसेना के लड़ाकों ने अपनी ताकत की नुमाइश में हर टारगेट को तबाह कर दिया। फायरिंग रेंज के करीब 2 किलोमीटर जमीन बम धमाकों से कांप उठी। वायुसेना का यह दम देखकर हिंदुस्तान के दुश्मनों के पसीने छूट रहे होंगे। ये वायुसेना की उस ताकत का प्रमाण है जिसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मनों से महफूज रहती हैं। जैसलमेर से बिमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। वायुसेना इस युद्धाभ्यास में अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन भी कर रही है और इसमें खास बात यह है कि आर्मी के जवान भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं। आसमान में वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन का यह आगाज है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना के लड़ाके इकट्ठा हो चुके हैं। शनिवार से शुरू होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में अपना पराक्रम दिखाने के लिए ये योद्धा तैयार हैं। युद्धाभ्यास से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में भी इन हवाई लड़ाकों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यह अभ्यास कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इस साल इस एक्सरसाइज में वायुसेना के 121 विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक, C-130J हरक्यूलिस और तेजस जैसे ताकतवर विमान, चिनूक, अपाचे और MI-17, प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर और आकाश और समर जैसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अपना दम दिखा रही हैं। यह युद्धाभ्यास वायुसेना के लिए बेहद अहम है। इससे पहले साल 2019 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया था। अब 5 साल बाद एक बार फिर आसमान के प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। वायु शक्ति एक्सरसाइज में वायुसेना दिन के साथ रात के अंधेरे में दुश्मनों को निस्तनाबूद करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंबी दूरी की लड़ाई में कई बार लड़ाकू विमानों को कई एयरबेस के साथ तालमेल बनाकर दुश्मन पर हमला करना होता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में ऐसे जटिल हालात का अभ्यास भी किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना आर्मी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन का हुनर भी दिखा रही है। ये युद्धाभ्यास प्रमाण है कि हिंदुस्तान की सेना भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार रखती है। वायु शक्ति एयरफोर्स का ऐसा युद्धाभ्यास है जिसे देखकर देश के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। शनिवार से वायुसेना पूरे दमखम के साथ अपने युद्ध कौशल का ऐसा प्रदर्शन करेगी जिससे हिंदुस्तान की ताकत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। भारतीय वायुसेना किसी भी तरह अपने को कम नहीं आंकती थी और पूरी तरह सेना जो है भारतीय सेना भी मैंने उनका साथ निभाते हुए हर तरीके से भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इस दुश्मन के छद्म ठिकानों को पूरी तरह मटियामेट करते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। सचमुच चीन व पाकिस्तान समझ ले ये भारतीय सेना उनकी काल बनकर उनको पूरी तरह मोटियामेट करने के लिए नेस्तनाबूद हो तैयार है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूएई के सफल दौरे के बाद अब कतर में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री के कतर दौरे का दूसरा दिन है, लिहाजा दोपहर में उनकी कतर के एमिर यानी शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि ये विजिट ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा किया। उससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में थे, जहां उन्होंने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2016 में कतर का दौरा किया था। इससे पहले कतर के अमीर ने 2015 में भारत का दौरा किया था। पिछले साल 2023 में भारत और कतर के पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे हुए। ये 3 तस्वीरें अरब देशों में प्रधानमंत्री की मजबूत कूटनीति की गवाही दे रही हैं।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति तेहनाकम महिमा। ये है कतर की राजधानी दोहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जुटे। ये सभी लोग भारतीय समुदाय के थे, जो कि प्रधानमंत्री को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान ये सभी उनसे हाथ मिलाने की गुजारिश करते दिखे। वहीं प्रधानमंत्री ने किसी को भी निराश नहीं किया। साथ ही वो इस मौके पर बच्चों से बात भी करते नजर आए। प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर कतर पहुंचे हैं जब हाल ही में उन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस रिहाई को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी उस धरती पर पहुंचे हैं। यहाँ कदम रखने के बाद पीएम द्विपक्षीय बैठक में भी शामिल हुए। अब दोपहर में पीएम की मुलाकात कतर के इमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से भी होगी। इमिर का मतलब शासक या राजा से होता है, यानी पीएम मोदी कतर के दौरे में वहां के प्रमुख से भी मिलेंगे। ये बैठक भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। पीएम मोदी कतर से पहले यूएई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अबू धाबी में प्राचीन हिंदू शैली में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। जाहिर है पीएम मोदी का ये यूएई और कतर दौरा वाकई कई मायनों में ऐतिहासिक गिना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दूसरी तरफ कतर से लौटे पूर्व नौसैनिकों के परिवार में खुशी का माहौल है। देहरादून में कतर से लौटे सौरभ वशिष्ठ के घर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताया और उन्हें मिठाई खिलाई। इसी तरह दिल्ली में पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता और उनके परिवार ने सुरक्षित वतन वापसी के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। इनमें सुरक्षा की गारंटी है, हर कदम पर साथ निभाने का भरोसा है, साथ ही मुश्किलों का मिलकर सामना करने की इच्छा शक्ति है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कतर की कैद से लौटे पूर्व नेवी अफसर सौरभ वशिष्ठ से मिलने उनके घर पहुंचे। सीएम धामी इस परिवार की खुशियों में शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से सौरभ और उनके माता पिता को मिठाई खिलाई। सौरभ जी समेत 8 लोग कतर से वापस आए हैं। हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और सौरभ जी को शुभकामनाएं कि वो हमारे बीच में आए और इन्होंने इतनी हिम्मत करी, इनके परिवारजनों ने। इससे पहले सौरभ वशिष्ठ का घर पहुंचने पर भारत माता के जयकारों से स्वागत हुआ। पूरी अयोध्या को एक वो मिला कि रामचंद्र जी जब वापस आए 14 साल से, तो मेरे लिए भी ये 18 मंथ्स इक्वल टू 14 मंथ्स। तो जैसे सारी अयोध्या उससे भी बढ़ के शायद फीलिंग आती है। हालांकि उनका परिवार इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा, क्योंकि सौरभ समेत नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर की कोर्ट ने गंभीर आरोपों में फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सभी की रिहाई होने से सौरभ और उनका परिवार भगवान और सरकार के शुक्रगुजार हैं।
विश्वास था हमारे पे, भारत सरकार में विश्वास था, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें हमेशा तसल्ली दी थी। और जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, भगवान जी में विश्वास रखिए, आपका हमेशा रहा है फेथ। जय श्री हनुमान जी, शिरडी साईं बाबा जी, जय श्री राम जी में। कतर से रिहाई के बाद स्वदेश वापसी पर सौरभ और दूसरे पूर्व नौसैनिकों के परिवारों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है। उन्हीं में एक है पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता। हम भी जब अंदर थे तो जो भी एक आध चैनल थे और उन्हीं से पता चलता था, बट हमें इंटरनेशनल चैनल देखते थे हम, तो उससे ये हमें पूरी आशा थी कि भारत सरकार हमें वापस बाहर लेके आएगी। तो ये पल वाकई इन परिवारों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि एक समय इनकी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही थीं। लेकिन मोदी सरकार की सफल कूटनीति से ये फिर अपनों के बीच लौट आए हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी में दिल्ली मेट्रो ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। वो लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच भी उसके एक नया रिकॉर्ड बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। असल में 13 फरवरी को रिकॉर्ड यात्रियों ने इसमें सफर किया ताकि वो सड़क पर जाम से बच सके। दिल्ली की शान, राजधानी की लाइफलाइन, दिल्ली मेट्रो दिल जीत रही है, हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है। दरअसल उसने एक दिन में यात्रियों का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। किसानों के आंदोलन की वजह से एनसीआर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे सड़कों पर काफी जाम लग रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी सुरक्षा इंतजाम किया गया है और यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, ये जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो सड़क नोएडा से दिल्ली में प्रवेश कर रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस कदर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो कारें हैं वो रेंगती हुई आपको नजर आएंगी। इसी जाम को देखते हुए लोग मेट्रो में सफर करना बेहतर समझ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की बढ़ी संख्या से दिल्ली मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। डीएमआरसी के मुताबिक मंगलवार यानी 13 फरवरी को करीब 71,09,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इससे पहले सितंबर 2023 में उसने इस तरह का रिकॉर्ड बनाया था। तब एक दिन में 71,03,000 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। दिल्ली मेट्रो में पहले से ही लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। मेट्रो लोगों की फर्स्ट चॉइस क्यों है, वो आपको बताते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा का सफर तय समय में पूरा हो जाता है, यानी कई लोग महज 1 घंटे के अंदर ही दूसरे राज्य से होते हुए तीसरे राज्य में एंट्री कर जाते हैं। इससे लोगों के समय की बचत होती है, जबकि सड़कों पर गाड़ियों और बसों में उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही आरामदायक सफर के लिए भी मेट्रो को लोग चुनना पसंद करते हैं। बेरोक-टोक चलने की वजह से भी ये लोगों की पहली पसंद है। सुरक्षा की वजह से भी महिलाएं और लड़कियां इसमें सफर करना सुरक्षित समझती हैं। साथ ही हाईटेक तकनीक को अपनाने में भी मेट्रो पीछे नहीं रहता, जिससे लोगों को और सहूलियत होती है। मसलन लाइन में लगने के बजाय आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेट्रो की शुरुआत दिसंबर 2002 में हुई थी, यानी 22 साल हो चुके हैं। इन करीब 2 दशकों में उसने एक विश्वास बनाया है। तभी तो सीबीएसई ने भी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को इससे सफर करने की सलाह दी, ताकि छात्र किसान आंदोलन की वजह से उभरी स्थिति में न उलझें और जाम से भी न जूझें। इससे छात्र समय पर अपने एग्जाम सेंटर पहुंच सकेंगे। सीबीएसई के मुताबिक जहां संभव हो, छात्र वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें। जाहिर है मेट्रो भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है। वो रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी प्यार के लिए उसने सभी यात्रियों का शुक्रिया अदा किया है। आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। द्रास में 5 दिन का मार्शल आर्ट कैंप लगाया गया है, जिसमें इलाके के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कैंप का मकसद इन युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पे मजबूत बनाना है, ताकि वो भविष्य में किसी भी चुनौती का डट कर सामना कर सके। हिमालय की गोद में कुदरत ने बिछाया सफेद कारपेट और उस पर योगाभ्यास करते ये नौनिहाल। दूर तक बर्फ से ढकी वादियां और उसके बीच ध्यान में उतरने की कला सीखते ये बच्चे।
लद्दाख के द्रास में बर्फीली चोटियों के बीच इन युवाओं को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं। 5 दिनों तक चले इस कैंप में इन बच्चों ने -25 से 29 डिग्री के तापमान में अपना दमखम दिखाया। मार्शल आर्ट हो या कोई भी एडवेंचर्स जैसे गेम्स हो, तो द्रास जैसा एरिया उनके लिए बेटर प्लेस रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड पहले तो आपको इस टेम्परेचर का सामना करना है, सर्वाइव करना है। उसके ऊपर आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस जैसे या मेडिटेशन जैसे ताइची जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तस्वीरें देख ऐसा लगा कि जैसे ये बर्फीली वादियां अपने हाथों से इन बच्चों को चुनौतियों का मुकाबला करना सिखा रही हों। वैसे भी इस कैंप का असल मकसद यही रहा कि बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के झज्जर में एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार है जहां मरीजों को किफायती लेकिन हाईटेक इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एम्स की एक शाखा है, लेकिन पूरी तरह से कैंसर को ही समर्पित है। जहां कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को लाखों खर्च करने होते हैं, यहां महज कुछ रुपयों में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक किया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों और सुख सुविधाओं से लैस भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार है। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में बना ये अस्पताल देश भर के कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। 1000 करोड़ की लागत से बना भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अब पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। आज से 5 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। लगभग इस हॉस्पिटल में 710 बेड हैं जो मरीजों के लिए मुहैया कराए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटलों में, एम्स में मरीजों को बेड लेने में मुश्किलें होती हैं। वो मुश्किल इस हॉस्पिटल में ना हो, इसलिए हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है। खास बात यह है इस कैंसर हॉस्पिटल की कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो इस हॉस्पिटल में आके एक साथ दिल्ली एम्स के साथ साथ झज्जर के हॉस्पिटल में भी मरीजों का इलाज करेंगे। पूरी तरह कैंसर को समर्पित ये अस्पताल दिल्ली एम्स की ही एक शाखा है। बड़ी बात ये भी है कि यहाँ दिल्ली एम्स के जाने माने डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। इस अस्पताल की क्षमता 710 बेड की है, यानी एक साथ करीब 700 मरीजों को यहाँ एडमिट कराया जा सकता है। टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर ब्लड सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेकर ब्लड स्टोरेज की सुविधा है। कैंसर के इलाज में सबसे उपयोगी ट्रीटमेंट होता है कीमो और रेडियोथेरेपी। इन थेरेपी के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं। कैंसर के इलाज में रेडियोलॉजी थेरेपी सबसे अहम होती है और उसके लिए NIC झज्जर में अत्याधुनिक जो है वो मशीनें लगाई गई हैं। सर ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा इस मशीन। सी दिस इज अ लीनियर एक्सीलरेटर। सो लीनियर एक्सीलरेटर में 2 टाइप का रेडिएशन आता है, एक फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों रेज के सहायता से हम जो ट्यूमर है उसको कंट्रोल करने के लिए या खत्म करने के प्रयास करते हैं। सो दैट इज द एम। सो हम IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट पेशेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 750 रुपीज ओनली। 750 जो है वो NIC झज्जर का चार्जेस है। अगर बाहर ये इलाज कराया जाए, थेरेपी ली जाए, बाहर इसका कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। कई प्राइवेट सेंटर्स में इसका कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकता है। इवन आयुष्मान भारत में भी इसका कॉस्ट करीब लाख 1.25 लाख रुपए होता है, बट एम्स में ये कॉस्ट ओनली 750 रुपए रखा गया NCI में। झज्जर कैंसर हॉस्पिटल में एक और बड़ी सुविधा मरीजों के परिजनों के रहने खाने की है। परिजनों के लिए भी बेहद कम कीमत पर 710 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है और 2 वक्त के खाने पीने के लिए महज 140 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हॉस्पिटल की खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए 710 बेड बनाए गए हैं। साथ ही
उनके साथ आए हुए परिजनों के लिए भी एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। यानी ये एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मरीजों के साथ आए हुए परिजन भी रुक सकते हैं, और जो सरकारी दाम जो है यहाँ पे रुकने का रखा गया है, मात्र 140 रुपए में यहाँ रुका जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। प्रतिदिन का किराया 140 है। 710 बेड मरीजों के परिजनों के लिए भी इस हॉस्पिटल में बनाए गए हैं। झज्जर के इस कैंसर अस्पताल की सबसे खास बात यहाँ का किफायती इलाज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ इलाज में लाखों खर्च करने पड़ते हैं, वो यहाँ महज 750 रुपए में किया जाता है। यानी गरीबों के लिए ये अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं। एम्स झज्जर का कहना है कि 2025 तक ये अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज कर सकेगा। यानी 2025 में ये रोजाना 60,000 मरीजों को देख सकेगा और कम से कम 710 मरीजों को एडमिट कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।